जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का साइंस की क्लास में। हरियाणा ग्रुप डी हो, पुलिस हो, जेल वार्डर हो, जितने भी आपके एग्जाम इसी साल होने वाले हैं 2015 से 2025 सभी पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस हमारी ये सीरीज चली हुई है। ये हमारी जो सीरीज है ये एनसीईआरटी सीरीज है। अगर आप इसको करते हो बेहतरीन, अपनी तैयारी अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी तैयारी को 100% बूस्ट मिलेगा। साइंस के अंदर 15/15 नंबर दिलाने की हमारी धाकड़ सीरीज की जो है आपको प्रॉमिस रहेगा। डेली हमारी क्लास का टाइम सुबह 7 बजे हरियाणा जी के मंथली करंट अफेयर्स भी करवाई जाती है बीच बीच में। जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पीवाईक्यू जितने भी अभी तक हुए हैं सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया था। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है, यानी कि सही कथन कौन सा है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज जनरली नॉट लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस एंड नॉट मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस। शरीर की ताप की माप डॉक्टरी थर्मामीटर से किया जाता है। बिल्कुल भैया, आप शरीर का टेम्परेचर किससे मापते हो? बॉडी टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मापते हो, ये भी सही है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या चीज से की जाती है भाई? द रिलायबल मेजरमेंट ऑफ द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डन बाय। भाई आप कैसे मापते हो? मैं आपको बोलूं, आपको बताना है कि इस वस्तु के अंदर कितनी गर्मी है, कितनी हीट है, तो आप टेम्परेचर ही मापते हो। तो टेम्परेचर किससे मापते हो? थर्मामीटर से। ठीक है। कोई वस्तु है, वास्तव में वो कितनी गर्म है, कितनी गर्मी है उसके अंदर, कितना टेम्परेचर है उसका, उसके मापने के लिए एक युक्ति आती तापमापी, थर्मामीटर जिसको आप बोलते हो। तो क्या मापते हैं? उसका टेम्परेचर यानी कि हीट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर में अंदर तरल पदार्थ के रूप में क्या रहते हैं? आपने कभी थर्मामीटर देखा है जब आप डॉक्टर के पास में गया? आजकल तो वैसे डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, उसके अंदर भी वही थर्मामीटर रहता है, लेकिन वो डिजिटल रूप में बाहर बता देता है। ऐसे ऊपर देखने की, जैसे पहले देखते थे, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। थर्मामीटर को करके ऐसे ऊपर देखते थे कि कहाँ तक गया है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसके अंदर एक तरल पदार्थ आपने देखा होगा, एक लिक्विड देखा होगा उसके अंदर। वो लिक्विड क्या होते हैं? जो थर्मामीटर के अंदर जो रहता है वो होता है पारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि पारा जो है रूम टेम्परेचर पर जमता नहीं है। बल्लभ, देखिए आपने जो थर्मामीटर देखा है, ऐसे थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर के ऊपर एक चुनचरी सी ऐसे लगी होती है बल्लभ टाइप में, ऐसे छोटी सी, अगर आपने देखी होगी। उसके अंदर पारा भरा होता है और उसी बल्लभ से बीच में एक नली रहती, पतली पतली सी, हल्की हल्की सी, थर्मामीटर के अंदर। उसी नली के माध्यम से चमकती है वो, बिल्कुल। और उसी के माध्यम से तो आप देख पाते हो कि भाई टेम्परेचर कितना ऊपर तक गया है। वो नली आपने देखा होगा बीच में जो चमकती है थर्मामीटर के बीच में, वो एक ऊपर थर्मामीटर के छोटा सा बल्ब रहता है, उसके अंदर पारा रहता है, उसी के माध्यम से वो भरे रहते हैं। तो थर्मामीटर किससे भरा रहता है? पारा से भरा रहता है, यानी कि मरकरी से भरा रहता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, शरीर के सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन डिग्री सेल्सियस? अगर फारेनहाइट में पूछे तो 97 डिग्री फारेनहाइट से 98 के बीच में होता है, लगभग 97.6, लेकिन शरीर के सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, जिसको आप थर्मामीटर से मापते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द आंसर। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल सही है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द एवरी नॉर्मल पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है।
इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री। बिल्कुल सही है भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य जो टेम्परेचर 37 डिग्री, जैसे आप मेरा टेम्परेचर देखो, आपका देखो, यानी कि वैसे नॉर्मल एक माना गया कि 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है। बॉडी टेम्परेचर में भी स्लाइटली हायर और लोअर, शरीर का ताप कुछ अधिक और कुछ कम भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर आपको बुखार आए तो ज्यादा हो जाएगा, बुखार नॉर्मल है तो कम हो जाएगा। तो शरीर का जो टेम्परेचर अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो तीनों के तीनों पॉइंट इसके अंदर सही हैं। तो उपरोक्त में से गलत कौन सा है? उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करोगे मजा आएगा, और एग्जाम में जब बैठोगे तो याद करोगे, मुझे भी याद करोगे, IQ स्टडी सेंटर को भी याद करोगे, लेकिन करेगा कौन? जो डेली क्लास लेता है और जो डेली अच्छे से रिवीजन करता है वही याद करेगा भाई, उसी को याद आएंगे, नहीं तो बाकी सब छत की तरफ देखेंगे। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकली थर्मामीटर होता है, उसका उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और इनमें से कौन सी सावधानी है जो आपको जरूरी नहीं है? ठीक है, देखो, मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। बिल्कुल भाई, जो थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए होता है, बाकी चीज के लिए नहीं। कहीं किसी घुसा दोगे, मतलब कि देख लेते हो बोरी में कितना टेम्परेचर है, गेहूं की बोरी भरी है, थर्मामीटर घुसा देता हूँ, देख लेते हैं कितना टेम्परेचर, ओनली बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है, थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। कीप द थर्मोमीटर आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड नियर। बिल्कुल, अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में या हीट पर रखोगे तो टूट जाएगा वो। थर्मामीटर का उपयोग करते समय से बल्ब से पकड़ना चाहिए। व्हाइल यूजिंग ए थर्मामीटर इट शुड बी हेल्ड बाय द बल्ब। ये गलत है, इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर आपने कभी देखा होगा, डॉक्टर ऐसे ऊपर एक उसके बल्ब रहता है, उस चुंचरी से उससे नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, या आपका जो टेम्परेचर है वो बता देते हैं वो। जो उसका आगे वाला बल्ब रहता है उससे नहीं पकड़ना चाहिए उसको, उसको पीछे से टाइप से उसको पकड़ना चाहिए। तो ये गलत है, ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, तो गलत है। ठीक है, शुड बी वॉश्ड आफ्टर यूज यूजिंग एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉर रिंसिंग यूज इज गुड। भाई आपने देखा होगा, डॉक्टर जो है टेम्परेचर आपका मापा या मुंह के अंदर जब डालते हैं तो एक शीशी रहता है, शीशी के अंदर एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहता है, उसके अंदर वो उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना भी सही है। तो तीनों सही हैं, कौन सी सावधानी इनमें से कौन सी नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है इसमें से, उसको बल्लभ से नहीं पकड़ना चाहिए। ये बोला बल्लभ से पकड़ना चाहिए, नहीं, उसको बल्लभ से नहीं पकड़ना चाहिए। किस थर्मामीटर का प्रेशर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है? विच थर्मामीटर हैज ए रेंज। कौन सा थर्मामीटर है जिसकी रेंज 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है? वो है मेरे दोस्तों लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया थर्मामीटर से आप क्या मापते हो? बॉडी टेम्परेचर। अगर किसी और चीज, किसी और वस्तु का आपको टेम्परेचर मापना है तो कौन सा टेम्परेचर, जो भी थर्मामीटर आप यूज में लाते हो वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी जिसका जो टेम्परेचर जो रेंज है वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार की चीज होती है, लेकिन ये वस्तु अलग चीज, वस्तुओं के मापने के टेम्परेचर के लिए होता है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? विच थर्मामीटर इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स गिवन इन दी वेदर रिपोर्ट्स। राइट ऑप्शन रहेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ठीक है, देखो अलग अलग प्रकार के जो टेम्परेचर हैं, थर्मामीटर हैं, वो यूज किए जाते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। आपने देखा होगा वेदर, जो मौसम होता है उसका टेम्परेचर मापने के लिए, जैसे आपको पहले ही जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो बता देते हैं कल का टेम्परेचर इतना रहने वाला है, कल वर्षा होने वाली है, कल ठंडी हवाएं चलने वाली हैं, तो उसके लिए
किसका प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर होता है उसका उपयोग किया जाता है मौसम की रिपोर्ट को मापने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोनों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है, कौन सा विकल्प है? Which of the above option shows the correct relationship between the two, दोनों के बीच में? पहला क्या है, द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट्स बल्ब इज प्लेस्ड इन वाटर, और द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। ये क्या बोल रहे हैं कि किसी प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर तापमापी के द्वारा, लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा ताप का पाठ्यक्रम तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। बल्ब आगे एक चोंच सी होती है, आपने देखी होगी, जब तक वो अंदर नहीं जाएगी किसी वस्तु में अगर जिसका आपको टेम्परेचर मापना है तब तक वो बता ही नहीं पाएगा। तो इसने ये सही बोला है कि अगर आपको टेम्परेचर रीडिंग करना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को रिकॉर्ड करना है कितना टेम्परेचर है, तो इसको बल्ब को वाटर के अंदर जहाँ पे भी, अगर वाटर का मापना है आपको, वाटर का टेम्परेचर कितना है, तो उसके अंदर आपको उसको जो बल्ब है उसको डबोना पड़ेगा। जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते पारे का तल गिरने लगता है, बीच में एक लाइनिंग रहती है। एज सुन एज द थर्मामीटर इज टेकन आउट ऑफ वाटर द मर्करी लेवल स्टार्ट फॉलिंग। बिल्कुल ये भी सही है, तो स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर क्या भाई, अंदर वाटर में डाला है, बाहर निकालोगे तो गिरने लगेगा। मरकरी जो बीच में जो लाइनिंग रहती है, मैंने आपको बताया पतली सी हल्की सी, वो ऊपर चढ़ती है और नीचे जाती है। मरकरी लेवल नीचे गिरेगा जैसे ये निकालोगे, ठीक है। तो ए जो है, रीजन जो है वो स्टेटमेंट का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उष्मा का स्थानांतरण होता है, द माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। ये क्या, उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा का स्थानांतरण किसके अंदर होता है, ये पूछा इसने। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए रिलेटिवली हॉटर ऑब्जेक्ट। ये सही बात है। ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी, यहाँ पे कुछ ऐसे गलत लिखा है। माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज कोल्ड, उष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें लिखना था हीट का एक्सचेंज होता है। हीट कहाँ से कहाँ तक जाती है, ऐसे लिखना इंग्लिश में। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए रिलेटिव हॉटर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हीट है, जो उष्मा है, वो हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ जाती है। देखो, जब आपने कोई बर्तन के अंदर कोई चीज रखी है गर्म करने के लिए, गैस के ऊपर रखी है, और गैस से जब उसको हटा लोगे तो धीरे धीरे जो भी चीज है वो ठंडी होती जाएगी। ये ठंडा क्यों होता है? ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, दोनों स्थितियों के अंदर, तो एक्चुअली में जो हीट है वो हमेशा गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। तो हीट ऑलवेज फ्लो में कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए रिलेटिव हॉटर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। ये ए बी सी डी ये गलत लगाया भाई, यहाँ पे इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन, गर्म वस्तु से ठंडी की तरफ, ये ए ऑप्शन भूल गए यहाँ पे लगाना। ध्यान रखना, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। हीट हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए हीटर ऑब्जेक्ट टू ए रिलेटिवली कोल्डर ऑब्जेक्ट, ऐसे होना चाहिए इंग्लिश में। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हिंदी में देख लेना। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको क्या कहा जाता है? द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी, चालन, मोमेंट कहा जाता है उसको। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हीट का एक्सचेंज होना, ट्रांसफर्ड होना, वो क्या कहलाता है? मोमेंट कहलाता है, चालन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ठोस के अंदर बाय विच प्रोसेस इज हीट यूजुअली ट्रांसफर्ड इन सॉलिड। सॉलिड में
जो हीट है किस प्रोसेस के माध्यम से ट्रांसफर्ड होती है? ठोस के अंदर भी चालन मूवमेंट के माध्यम से, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या कहा जाता है? द सबस्टांस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड हीट ड्राइवर, मोमेंट, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। उनको कहा जाता है चालक, ड्राइवर। ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसमें उनको क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। या आप वैसे ड्राइवर लिख दिया, यहाँ पे कंडक्टर लिखोगे आप, कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है, चालक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने लोहा देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, कॉपर देखा होगा, जब वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और आसानी से वो हीट अपने अंदर से जाने देते हैं, लोहा गर्म हो जाता है तो उन्हें ऊष्मा का क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। यहाँ पे चालक लिख दिया, वैसे कुचालक आना चाहिए इसका, कुचालक आना चाहिए भाई, यहाँ पे गलत लिख दिया इसने, उनको इंसुलेटर आएगा, इंसुलेटर, कुचालक। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुचालक आएगा, इसको सही करना है। क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। नेक्स्ट, चालक का उदाहरण पूछा गया, इनमें कौन सा है? इंसुलेटर, कुचालक, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहा जाता है। बिल्कुल सही किया था हमने ये, कंडक्टर। जो नहीं जाने देते उनको कुचालक बोला जाता है, तो ये कंडक्टर करोगे आप, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। और जो नहीं जाने देते आसानी से उनको इंसुलेटर बोलोगे, कुचालक बोलोगे। चालक का उदाहरण पूछा गया है, एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर। क्या होगा इनमें से? देखो, प्लास्टिक तो ऊष्मा का, हीट का कंडक्टर नहीं है, क्योंकि वो पास नहीं होने देते हैं, गर्म होगा तो मेल्ट ही हो जाएगा। तो आयरन, लोहा आ जाएगा और कॉपर आ जाएगा, तो सेकंड और थर्ड रहेगा। और कौन सा है? बी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट बताइए, इसने पूछा गया है वो कौन से सबस्टांस हैं जो अलाउ नहीं करते हीट को थ्रो देम इजली आर कॉल्ड हीट। क्या कहा जाता है उनको? हीट का, उनको हीट का कुचालक कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जो आसानी से, वो पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको प्लास्टिक बताया था, लकड़ी बताया था। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ, उसका एग्जाम्पल नहीं है। वाटर, एयर, वुड या सीट मेटल? सीट मेटल, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि बैड कंडक्टर नहीं है, ये तो अच्छा कंडक्टर है। बैड कंडक्टर तो वाटर, एयर, वुड। सीट मेटल, धातु, वो तो अपने से कुचालक नहीं है, ये सुचालक है। ठीक है, एल्यूमिनियम बताया था, आयरन, लोहा ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सागरीय समीर किस दिशा से किस दिशा में चलती है भाई? फ्रॉम विच द डायरेक्शन डज द सी ब्रीज ब्लो? क्या बोलते हैं उसको? सी ब्रीज ब्लो, सी ब्रीज ब्लो। देखिए, आपने देखा होगा समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु है, समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु है उसको सी ब्रीज बोलते हैं, उसको समुद्र समीर बोला जाता है। समुद्र की ओर से जो हवा आती है, और समुद्र समीर का यानी कि आपको सी ब्रिज का, सी जो हवा है, वो ठंडी जो हवा आती है उसका लाभ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? तटीय क्षेत्रों में। और तटीय क्षेत्र जो है यानी कि जो कोस्टल एरिया है, वहां पर आपने घर देखे होंगे, उनकी जो विंडो है वो समुद्र की ओर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि समुद्र की ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। तो दिन में जल से थल की ओर, फ्रॉम वाटर टू लैंड ड्यूरिंग द डे,
फ्रॉम वाटर टू लैंड ड्यूरिंग द डे, दिन में जल से थल की ओर। सागरीय समीर किस दिशा में चलती है? फ्रॉम वाटर टू लैंड ड्यूरिंग द डे, फ्रॉम वाटर टू लैंड ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट, स्थलीय समीर कब चलती है भाई? व्हेन डज द लैंड ब्रीज ब्लो? स्थलीय समीर ये चलती है रात के अंदर, और रात में भी जल से थल की ओर चलती है। ठीक है, स्थलीय समीर जल से थल से जल की ओर। ठंड के अंदर ये जो चीजें हैं बिल्कुल अपोजिट है, दिन के अंदर बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि समुद्र का जो जल है, समुद्र का जो जल है वो लैंड की अपेक्षा यानी कि स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। जो हमारी धरती है जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र का जल जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसलिए लैंड की ओर से जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर बहती है, लैंड से समुद्र की ओर, और उसको थल समीर कहा जाता है, उसको लैंड ब्रिज कहा जाता है। तो यही क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लैंड ब्रिज अलग है, और मैंने आपको जो बताया था ये सी ब्रिज ये अलग है। ये दिन में जल से थल की ओर है, और ये रात्रि में थल से जल की ओर है। नेक्स्ट, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है भाई? आप धूप में खड़े हो जाओगे तो आपको गर्मी लगती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है रेडिएशन, रेडिएशन यानी कि विकिरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सूर्य से हमें हीट मिलती है, और वही हीट कंडक्टर या कन्वेंशन के माध्यम से हमारे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों के अंदर उष्मा का यानी कि हीट का ट्रांसफर के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो ज्यादातर स्थान है उसमें कई माध्यम आते हैं, कई मीडियम आते हैं। ठीक है, तो सूर्य से अगर डायरेक्ट रेडिएशन आएंगी तो हम नहीं बच पाएंगे भाई। वो हमारी पृथ्वी जो ओजोन परत है वो छान छान के भेजती है हमारे तक, तो ठीक है, छान छान के आती है हमारे तक तो धूप। तो इसलिए जब हम धूप में खड़े होते हैं गर्माहट हमें किसकी वजह से अनुभव होता है? रेडिएशन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। किस प्रक्रमों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? विच प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम? मैंने अभी बताया आपको विकिरण के लिए, रेडिएशन के लिए ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर किसी भी मीडियम जैसे एयर हो या जल हो, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम चाहे हो या ना हो, रेडिएशन के द्वारा हीट का जो ट्रांसफर है वो हो सकता है। किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। चाहे मीडियम हो या ना हो, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, हमारा शरीर किस प्रक्रम के द्वारा ही परिवेश को उष्मा देता है तथा उसे उष्मा ग्रहण करता है? किसके माध्यम से भाई? इसने बोला है कि बाय विच प्रोसेस डज आवर बॉडी गिव हीट टू सराउंडिंग एंड देयर बाय एक्सेप्ट हीट? वो भी रेडिएशन, उसको भी आप क्या बोलेंगे? रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। मैंने आपको बताया रेडिएशन को हीट ट्रांसफर के लिए और उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी मीडियम, चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कोई मीडियम, कोई बीच में माध्यम विद्यमान हो या ना हो, कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा जब आप किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें हीट प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको गर्म बर्तन वाली चीजें बताई थी, गैस पे रखा बर्तन है, उसको ठंडा होते समय जो उष्मा है वो रेडिएशन के द्वारा ही एक्सचेंज होती है। तो हमारा जो शरीर है वो रेडिएशन के द्वारा ही हीट टू द सराउंडिंग एंड देयर बाय एक्सेप्ट, विकिरण के द्वारा ही परिवेश को उष्मा देता है और उसे उष्मा ग्रहण करता है।
नेक्स्ट बताइए, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? ये विकिरण का परावर्तित कर देते हैं। दे रिफ्लेक्ट रेडिएशन, दे एब्जॉर्ब स्वीट क्विकली, ये पसीनों को तेजी से सोख लेते हैं। लाइट कलर्स आर गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, हल्के रंग उष्मा के अच्छे विकिरण होते हैं। हल्के रंग उष्मा के अवशोषक होते हैं। लाइट कलर्स एब्जॉर्ब हीट। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं भाई? इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि जो रेडिएशन आती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वे विकिरण को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, गर्मियों में या तो सफेद या हल्के रंग के जो वस्त्र हैं वो पहनने चाहिए, और सर्दियों में गहरे रंग, जो गहरा रंग है वैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ज्यादा गहरा रंग होता है और उसका जो पृष्ठ जो होता है, यानी कि उसकी जो सरफेस होती है, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। जो ज्यादा गहरा रंग है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सर्दियों में हमें गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें अच्छा लगता है। और हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो हीट रेडिएशन का जो ज्यादातर भाग है उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमें गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र ज्यादा आरामदायक मिलते हैं, हमें उनसे ज्यादा आराम मिलता है। सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल और एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल दिए गए हैं। भाई सर्दियों ज्यादा सर्दी हो जाती है, बोलते हैं मेरे को दो कंबल उड़ा दो, एक कंबल से मेरी सर्दी नहीं रुक रही है। ठीक है, तो बोला कि मैं आपको दो कंबल देता हूँ, एक मोटा कंबल दे देता हूँ, एक दो कंबल अलग से दे देता हूँ, दो साथ में जुड़े हुए एक के ऊपर एक। तो सर्दी से बचने के लिए इनमें से आप किसका चयन करेंगे भाई? सीधी सी बात है, मैं तो भाई दो कंबलों का यूज करूंगा अगर सर्दी से बचना है तो। मोटा कंबल अधिक गर्मी प्रदान नहीं कर सकता, दो कंबल से होकर अधिक ऊष्मा स्थानांतरण होता है, ऐसा थोड़ी है। अगर ज्यादा हीट ट्रांसफर होएगा तो फिर सर्दी रुकेगी कैसे? दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इसे होकर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। बिल्कुल सही बात है। Air trapped between two thin blanket does not allow heat to flow through it because air is bad conductor of heat। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है कि? दही हो, नींबू का रस हो, संतरे का रस हो, सिरके का रस हो, खट्टा क्यों होता है? खट्टा इसलिए होता है, शोर होता है, क्योंकि इनके अंदर एसिड पाया जाता है, इनके अंदर अम्ल पाया जाता है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा का शब्द एक एसियर, लैटिन भाषा का शब्द एसियर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, इसलिए ये खट्टे होते हैं। सब बताऊंगा आपको किसके अंदर कौन सा एसिड होता है, बस आपको करते जाना है क्लास को अच्छे से। निम्न में से जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, आपने देखा होगा स्वाद कड़वा होता है लेकिन जब आप उनको छुओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए बिटर टेस्ट एंड फील्स लाइक सोप टू द टच, वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसको आप खाने का सोडा बोलते हो, बेकिंग सोडा। इसका स्वाद भी खट्टा होता है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है बताओ? इसका स्वाद खट्टा नहीं है बेकिंग सोडा का, जिसका मतलब है इसमें कोई एसिड नहीं होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है बट खट्टा नहीं होता है। यदि आप बेकिंग सोडा को अपनी दो उंगलियों के बीच में ऐसे रगड़ोगे तो आपको साबुन जैसा चिकना लगने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो आपको छूने पर साबुन के जैसे लगेंगे, वो अक्षारक कहलाते हैं। एसिडिक के नहीं कहलाते, वो बेसिक कहलाते हैं। अक्षारीय होती है उनकी जो प्रकृति होती है, उनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसी होती है? अक्षारीय होती है, बेसिक होती है, एसिडिक नहीं होती है। एसिडिक जो होंगे वो खट्टे होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए, कौन सा सही नहीं है ऐसा बोला गया है। जनरली सबस्टांस
which have a bitter taste and feel soapy to the touch are called acidic substance। अभी तो आपको बता के हटा भाई, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होंगे और जो जब आप उनको टच करोगे तो आपको सोपी लगेंगे, यानी कि साबुन जैसे लगेंगे, ऐसे सब्सटेंस को एसिडिक सब्सटेंस नहीं कहा जाता, बेसिक सब्सटेंस कहा जाता है। अक्षारीय सब्सटेंस कहा जाता है, अम्लीय नहीं कहा जाता है। पहला गलत है, तो कथन एक गलत है। दूसरा, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर एसिड होते हैं, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, ऐसे पदार्थ को बिल्कुल एसिडिक कहा जाता है। केवल और केवल कथन पहला गलत है, बाकी दूसरा कथन इसके अंदर सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सुमेलित करना है भाई, इसको मिलान करना है, कर दोगे मिलान? नहीं करोगे तो करना पड़ेगा। कि किसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? दही के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कर्ड के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्पाइनेक यानी कि पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, सेकंड का आपका बी रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट आता आंवला, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, आंवला हो गया, सिट्रस फल हो गया, उसके अंदर एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कोर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड में क्या होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है इमली यानी कि टैमरिंड, ग्रेप्स अंगूर, कच्चे आम, इनके अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। तो ए का 1 2 3 4 यही रहेगा कंटिन्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एक चींटी का डंक होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, पालक, आंवला, इमली, ये मैंने आपको बता ही दिया किसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम, चूने का पानी, साबुन, खिड़की के कांच। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम, चूने का पानी या साबुन, मिल्की मैग्नीशियम, लाइम वाटर, सोप या विंडो ग्लास। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, और सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करते रहा करो। साइंस हो, हरियाणा जीके हो, रीजनिंग, मैथ हो, साइंस, सभी क्लासेज इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।